नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। पेश हैं आज की मुख्य खबरें। दो भाइयों पर हुए प्राणघातक हमले में एक की हुई मौत। आक्रोशित परिजनों ने बीच शहर में किया चक्काजाम। पुलिस की कार्रवाई और अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से आक्रोशित थे परिजन। आक्रोशित परिजनों ने वाहन में की तोड़फोड़, जमकर हुआ हंगामा। कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। बता दें कि रीवा के चौराठा थाना अंतर्गत बीती रात हुए हत्याकांड मामले में आक्रोशित परिजनों ने आज अस्पताल चौराहे में जाम लगाकर जमकर हंगामा किया है। आक्रोशित परिजनों ने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि घटना की जानकारी मिलने के बाद भी कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। परिजनों का आक्रोश उस समय बढ़ गया जब शव का पीएम कराने में विलंब होने लगा। देखते ही देखते मृतक के परिजन शव को शवगृह से निकालकर सड़क पर आ गए और अस्पताल चौराहे में जाम लगाकर जमकर हंगामा शुरू कर दिया। काफ़ी देर तक अस्पताल चौराहे के समीप जाम की स्थिति बनी रही। इस दौरान भीड़ में कुछ वाहनों पर तोड़फोड़ भी की गई। नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे, जिनके द्वारा आरोपियों को पकड़ने का आश्वासन दिया गया। जब जाकर जाम खुला। बता दें कि रीवा में एक बार फिर बेखौफ बदमाशों का आतंक सरेराह देखने को मिल रहा है। आए दिन हो रही चोरी, लूट एवं हत्या जैसे गंभीर मामलों से लोग दहशत में हैं। बीती रात बाइक सवार बदमाशों ने दो सगे भाइयों पर सरेराह जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें एक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना चौराठा थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़िया मोड़ में रात तकरीबन 9 बजे की बताई जा रही है, जब मृतक नितेश यादव एवं उसका छोटा भाई अन्नू उर्फ शैलेंद्र यादव दुकान बंद करके दोनों भाई हमेशा की तरह अपने गांव खजूरी चौराठा जा रहे थे। तभी पड़िया मोड़ के समीप दो बाइक में सवार आधा दर्जन युवकों ने उन पर हमला कर दिया। अन्नू ने बताया कि दोनों भाई अलग अलग मोटरसाइकिल से जा रहे थे। आरोपियों ने पहले बड़े भाई नितेश यादव पर हमला कर दिया। जब वहीं बीच बचाव करने पहुंचा तो उसके साथ भी गंभीर रूप से मारपीट की गई है। इस दौरान जब दोनों भाई अपनी जान बचाकर भागने लगे तो आरोपियों ने नितेश यादव के ऊपर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया, जिसकी मौत हो गई। वहीं घटना के बाद देर रात पुलिस ने दो संदेहियों को पकड़ा है, जिनसे घटना के संबंध में पूछताछ की जा रही है। क्या नाम है आपका? अरविंद यादव। अल्लाह नहीं है। आप लोग क्या घटना हुई? हमारे साथ न्याय होना चाहिए। क्या घटना क्या हुई? भाई को हमारे कल से चाकू मार के वहाँ लेटा दिए, कोई उसकी सुनवाई नहीं हो रही। कल से कुछ बताइए, कल से हॉस्पिटल में लेटे हुए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। अभी आप लोग यहाँ जाम लगाए, क्या मांग है आप लोगों की? हमारी बुलडोजर चलना चाहिए। जिस तरह फांसी हमारे भाई की मौत की गई, उस तरह फांसी चाहिए। कल ये पड़िया मोड़ पर चौराठा थाना अंतर्गत नितेश यादव उम्र 20 वर्ष के साथ कुछ लूट की घटना हुई थी और लूट के दौरान ही लूटकर्ता के द्वारा मारपीट की गई थी बालक के ऊपर, और उसको परिजनों के द्वारा यहाँ पर इलाज के लिए संजय गांधी लाया गया था, जहाँ पर इलाज के दौरान डॉक्टरों के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। और सुबह उनका पीएम होना था। पीएम में कुछ देरी हुई तो उसको लेकर के परिजनों के भीतर आक्रोश था और उन्होंने लाकर के बॉडी यहाँ अस्पताल चौराहे पर रख दी थी। कल आधी रात तक कोई पुलिस अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा था। एक की मौत हो चुकी थी, दूसरे की इलाज चल रहा था। थाना प्रभारी चौराठा सब मौके पर उपस्थित थे। परिजनों के द्वारा उनसे बात की गई और समझाइश दी गई। जो भी उनके आरोपी उनकी नज़र में, उनकी तलाश की जा रही है और जल्द से जल्द आरोपियों की यहाँ पर पकड़ की जाएगी, गिरफ्तार किया जाएगा। ये बॉडी लाकर के यहाँ अस्पताल चौराहे पर रख दिया गया था। बॉडी अभी परिजनों को समझाइश दे दी गई। पीएम चूँकि बॉडी का नहीं हुआ था तो वापस संजय गांधी हॉस्पिटल भेज दिया गया है, जहाँ पर पीएम की तैयारी की जा रही है और साथ में पुलिस के द्वारा पर आरोपियों की तलाश जारी है। हाँ, एक ऑटो में ऐसा पता चलता है कि कुछ तोड़फोड़ की गई है। ऑटो किनारे ऑटो चालक के द्वारा अभी ऐसे कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। यूपी से सतना के रास्ते रीवा लाई जा रही नशीली कफ सिरप की बड़ी खेप को रीवा पुलिस ने घेराबंदी कर चौराठा बाईपास के समीप पकड़ा है। बता दें कि पुलिस की घेराबंदी देख आरोपी वाहन को लावारिस हालत में छोड़कर फरार हो गए। वाहन नंबर के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। पकड़ी गई नशीली कफ सिरप की कीमत लगभग 4.5 लाख से अधिक बताई जा रही है, जो रीवा शहर के कबाड़ी मोहल्ले में उतारी जानी थी। बता दें कि इस पूरी कार्रवाई को लेकर मिली जानकारी के मुताबिक रीवा एसपी नवनीत भसीन को मुखबिर से सूचना मिली थी कि इंडिएवर गाड़ी में यूपी से सतना के रास्ते रीवा नशीली कफ सिरप की बड़ी खेप लाई जा रही है। जिसके बाद एसपी ने चौराठा थाना प्रभारी अवनीश पांडे, सिविल लाइन थाना प्रभारी हितेंद्रनाथ शर्मा के नेतृत्व में टीमें बनाई, जिसमें बिछिया थाना प्रभारी जगदीश ठाकुर, साइबर सेल प्रभारी वीरेंद्र पटेल, गौरव मिश्रा, ऋषभ सिंह बघेल और दीपक तिवारी की अलग अलग टीमें बनाई गई। सभी टीमों ने निर्धारित मार्ग पर घेराबंदी शुरू की और जैसे ही नशीली कफ सिरप से लोड इंडिएवर वाहन चौराठा बाईपास के समीप बैजनाथ गांव के पास पहुंचा, तभी उसे घेराबंदी कर रोकने का प्रयास किया गया। इस दौरान पुलिस की घेराबंदी देख वाहन चालक सहित तस्कर ने वाहन को खेत में उतार दिया और फरार हो गया।
पुलिस ने जब वाहन की तलाशी ली तो उसके अंदर तकरीबन 4.5 लाख से अधिक कीमत की नशीली कफ सिरप जब्त की गई है। बताया गया है कि नशे की ये खेप रीवा शहर के कबाड़ी मोहल्ले में उतारी जानी थी। शातिर नशीली कफ सिरप के तस्कर पुलिस को चकमा देने के लिए नशे की खेप यूपी से मानिकपुर और सतना के रास्ते रीवा लाते थे, जिससे पुलिस को इसकी भनक तक न लग सके। लेकिन पुलिस के मुखबिर तंत्र ने नशीली कफ सिरप सतना के रास्ते रीवा लाए जाने की सूचना पुलिस को दे दी, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर नशीली कफ सिरप की बड़ी खेप को पकड़ा है। पुलिस वाहन और इंजन नंबर के आधार पर वाहन मालिक की तलाश कर रही है, जिसके बाद ही तस्करों तक पहुंचा जा सकेगा। प्रस्तुत है चौराटा थाना प्रभारी अवनीश पांडे से प्राप्त जानकारी के अंश। कोरेक्स की कार्रवाई हुई है क्या पूरा मामला? कल मुखबिर की सूचना पे हम लोगों ने कार्रवाई करी थी, जिसमें एक इंडिवर गाड़ी और उस गाड़ी में 3000 से ज़्यादा शीशियाँ कोरेक्स की मिली हैं। आरोपी ने गाड़ी को तेज़ी से भगा के खेत में डाल दिया था और वो वहाँ से अंधेरे का फ़ायदा लेके भाग गया था। हम लोगों ने गाड़ी जब्त कर ली है और 3000 सीसी कोरेक्स, जिसकी कीमत लगभग 4.5 लाख रुपए है और गाड़ी की कीमत इंडिवर गाड़ी काफ़ी महंगी होती है, 20-22 लाख रुपए जब्त हो गए। आरोपियों के नाम सामने आए हैं, कौन है आरोपी? अभी इसमें आरोपियों के नाम सामने नहीं आए हैं। वाहन के चूँकि यूपी नंबर वाहन है, अपन आरटीओ के माध्यम से जानकारी लेके उसके चेसिस नंबर, इंजन नंबर के आधार पे जो भी आरोपी होंगे उनको अपन ये सतना तरफ से रीवा आ रही थी। अब कहाँ जाना था इसका पता तो आरोपी के पकड़े जाने पे पता चलेगा। जिले में बेकाबू हुए बदमाश, वारदातों का सिलसिला जारी। कहीं चाकू चल रही तो कहीं गोलियां। इसी बीच बीती शाम बिछिया थाना क्षेत्र के सिलपरा के समीप साइकिल से जा रहे श्रमिक पर बाइक सवार 2 युवकों ने चाकू से हमला कर दिया। घटना को अंजाम देकर दोनों आरोपी बाइक सहित फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल हुए श्रमिक को उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक सिलपरा निवासी मनीष साकेत, जो पेशे से श्रमिक है, बीती शाम सिलपरा से कुठुलिया घरेलू उपयोग का सामान खरीदने आया था, जहां से वह साइकिल से वापस जा रहा था। इसी दौरान सिलपरा नहर के समीप पहले से बाइक में खड़े 2 युवकों ने उसे रोक लिया और बिना कुछ कहे उसके ऊपर चाकू से हमला कर दिया। घायल युवक की आवाज़ सुनकर जब आसपास के लोग घर से बाहर निकल आए तो आरोपी युवक को लहूलुहान अवस्था में छोड़कर फरार हो गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से युवक को उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना की रिपोर्ट पर पुलिस अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। बता दें कि रीवा जिले में ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र लगातार इस तरह की वारदातें घटित हो रही है, जिसके बावजूद भी पुलिस को किसी भी मामले में सफलता नहीं मिली है। इसके चलते लोगों के मन में अब कानून व्यवस्था का विश्वास उठता जा रहा है। प्रस्तुत है पीड़ित के परिजन से प्राप्त जानकारी के अंश। मेरा कमलेश साकेत चौधरी मेरा भाई है। कहाँ घटना हुई, कैसे हुई? ये सिलपरा में ही हुई है घटना। ये कहाँ आए हुए थे, कहाँ जा रहे थे, कैसे? ये कुठुलिया गया था कुछ सामान लेने और वापस आ रहा था घर। तो यहाँ घर से थोड़ी सी दूर में एक मोड़ है, वहीं पर वो लोग 2 लोग पहले से ही खड़े थे और उसने पूछा कि तुम कौन, कहाँ जा रहे हो और तुम्हारा नाम क्या है, बताया। इसके बाद झीना झपटी लपटी लपटा करने लगे और पता नहीं कहाँ से कितने समय चाकू निकाला वो और मार दिया। नहीं, हम नहीं दे, वही बता रहा है मेरा भाई जिसके साथ ये। नहीं, छुड़ाने के लिए तो नहीं बता रहा कुछ। हाँ, उन दोनों को पहचान जाएगा, देखेगा तो वो ऐसे नहीं पहचानता कि कहाँ के हैं, कौन है। मेरा भाई पुताई सुताई का काम करता है ऐसे। मनीष साकेत। एशिया कप के लिए भारतीय क्रिकेट टीम में रीवा के कुलदीप का बैकअप प्लेयर के रूप में हुआ चयन। 28 अगस्त से दुबई में खेले जाएंगे मैच। बता दें कि आगामी 28 अगस्त से दुबई में खेले जाने वाले एशिया कप के लिए रीवा के कुलदीप सेन को भारतीय टीम में शामिल किया गया है। तेज गेंदबाज दूरभाष पर बीसीसीआई के अधिकारियों से चयन की जानकारी मिलते ही रीवा से रवाना हो गए हैं। कुलदीप को 18 सदस्यीय भारतीय टीम के बैकअप प्लेयर के रूप में शामिल किया गया है। बता दें कि 13 वर्ष की आयु से क्रिकेट खेल रहे कुलदीप का चयन इस वर्ष आईपीएल की राजस्थान रॉयल्स टीम के लिए भी किया गया था। आईपीएल में खेलते हुए कुलदीप ने गेंदबाजी की गति और धार से सबको प्रभावित किया था। यही वजह है कि उन्हें भारतीय टीम में शामिल होने का अवसर मिला है। गति के मामले में कुलदीप की गिनती भारत के श्रेष्ठ 5 तेज गेंदबाजों में की जाती है। आईपीएल में कुलदीप ने 149 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी थी। बता दें कि रीवा से भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल होने वाले कुलदीप सेन दूसरे खिलाड़ी हैं। इससे पहले ईश्वर पांडे भारतीय टीम का हिस्सा बन चुके हैं।
बता दें कि रीवा के कुलदीप सेन एशिया कप के लिए भारतीय टीम में चयनित हुए हैं, जबकि इनके पिता सैलून की दुकान चलाते हैं, जो कि छोटी सी दुकान सिरमौर चौराहे पर स्थित है। इस दौरान जब इनसे चर्चा की गई तो उन्होंने गौरवान्वित होने की बात कही है। आइए सुनते हैं कुलदीप सेन के पिता रामपाल सेन से क्या कहना है उनका। कैसे पता चला आपको? ये 13-14 साल की उम्र से ये खेलना शुरू किए हैं, लेकिन हमारे चोरी में ये शुरू किए। पहले तो साल 1.5 साल हमको जानकारी ही नहीं हुई कि ये क्रिकेट खेलते हैं। मैं तो ये जानता था कि ये पढ़ाई करते हैं। ये शाम को मैं जब जाता था घर तो ये पढ़ते रहते थे, तो हमको ये मालूम कि ये पढ़ रहे हैं, पर हमें क्या मालूम कि ये क्रिकेट भी सीख रहे हैं। इनका तो हमें मालूम हुआ जब ये साल 1.5 साल बाद इनका रीवा क्रिकेट संघ से जिला टीम में सिलेक्शन हुआ। इनका सिंगरौली जाना था इनको खेलने, तो कुछ पैसे की ज़रूरत थी। तो अब क्या करें, वो मम्मी से अपने बोले कि पापा जी से बोलो कुछ पैसे दें, हमको सिंगरौली जाना है खेलने। तो सुबह उनकी मम्मी बताई कि ये इनको सिंगरौली जाना है, कुछ पैसे दीजिए। तो हम कहें काहे के लिए, कहें कि वो क्रिकेट में सिलेक्शन हो गया है जिला टीम में। तो हमको गुस्सा लगी, हम बुलाए इनको, हम बोले कि हम पढ़ने भेजते हैं आपको और आप जो है तो क्रिकेट खेलने जाते हो, ये अच्छी बात नहीं है। तो आया, डर रहा था, आया बोला पापा हमको अपने करियर की खुद भी चिंता है, खेलने दीजिए, मैं पढ़ाई भी करूँगा। फिर हमने कहा कि हो गया, चलो कोई बात नहीं है, पढ़ाई कमज़ोर नहीं करना, खेलो लेकिन पढ़ाई कमज़ोर नहीं होना चाहिए। फिर हो गया, तब से ये माने खेलते भी रह गए। अब कुछ हमारा हिंट भी मिल गया इनको, तो ये फिर और मेहनत करने लगे निसोच, तो पढ़ाई भी वो भी। फिर इनका तो लगातार 6-6 महीने में सिलेक्शन होता चला गया, डिवीज़न में हो गया, 19 के जिला से डिवीज़न में हो गया। फिर दूसरे साल इनका 19 के स्टेट में हो गया। आपको ये लगा था कि ये इस मुकाम तक पहुंच जाएंगे, खेल रहे हैं, क्योंकि खेल में आपको रुचि थी नहीं? हाँ, ये जब जिला के बाद 6 महीना बाद ये डिवीज़न में हो गए, तब हमको भी लगा कि लोगों के मुंह से सुनने लगे कि ये गेम इसका अच्छा है, ये सक्सेस होंगे। फिर उसके दोस्तों से पूछने लगे, तो बोला कि इनका गेम अच्छा है, अंकल जी खेलने दीजिए इनको। फिर जब इनका दूसरे साल 19 के स्टेट में हो गया, तो हमको काफ़ी खुशी हुई कि अब तो ये माने प्रोग्रेसिव है। तो ये जब 19 में हो गए, फिर ये उसी साल 19 से फिर इनको अंडर 23 का गेम कर्नाटक में चल रहा था, तो वहाँ से खेलने के लिए ऑफर आ गया अंडर 23 से। पहली बार जब IPL में हुआ तो आपको लगा कि ये सफलता में पहुँच चुके हैं? हाँ, अब तो काफ़ी माने ये घर में देखता हूँ ना कि ये मेहनत में लगे ही रहते हैं, ये फालतू न घूमना न भागना, ये सिर्फ जब घर आएंगे तो स्टेडियम से अपना जिम से अपने घर, फालतू घूमते भी नहीं हैं। आज वो अपने लक्ष्य को पा चुके हैं। हाँ। भारतीय क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो गया, तो कैसा लग रहा है? अरे काफ़ी खुशी, काफ़ी गर्व हो रहा है जी। वही सोचते थे कि पहले बिगड़ते थे, लेकिन अब हमको क्या मालूम कि इतना बड़ा मुकाम ये हासिल कर लेंगे। जैसे आप सैलून में काम करते हैं तो कस्टमर आते होंगे, तो क्या कुछ बोलते हैं कि भैया लड़का क्या हो गया, काफ़ी खुश होते हैं, बधाई देते हैं। हाँ, जो जानते हैं, जो सुनते जानते हैं, हमको भी जानते हैं, तो बधाई देते हैं, काफ़ी खुशी महसूस करते हैं सब कोई कि आपके साथ हमको भी खुशी है, शरीक हो जाते हैं खुशी में। कब आपको पता चला कि आपके बच्चे का सिलेक्शन अब भारतीय टीम में हो चुका है? ये तो कल बच्चे बताए, तो हम पेपर ओपर पढ़े तो कल नहीं निकला था पेपर में। फिर आज सुबह आए तो पेपर पढ़े तो निकला था, तो काफ़ी खुशी हुई कि ये दिन का तो नाम पेपर ऊपर में निकल गया। ने भी आपको सुबह आके बताया, आपका कहना है? हाँ, वो तो कल ही सुबह बताए थे, सुबह आए थे, पैर वैर पड़े, बड़े सुबह उठ के पैर पड़े, बताए पापा आज हमको निकलना है, वो एशिया कप में हो गया है सिलेक्शन। तो हमने आशीर्वाद दिया कि जाओ सफलता की ओर आगे बढ़ो, और ईश्वर से कामना किया कि इनको सफलता देते रहें। बच्चे और अब हम तो यही चाहेंगे कि जैसे हमारा बच्चा जो है तो काफ़ी मेहनत और लगन से सीखे और मेहनत में लगे रहे, वैसे और भी बच्चे मेहनत करें
और लगन से मेहनत करें और अपना लक्ष्य बनाएं कि मुकाम पाने के लिए अपना लक्ष्य बनाएं और उसी लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करें। नगर निगम के नवनिर्वाचित सरकार में नहीं थम रहा शक्ति प्रदर्शन का दौर। परिषद अध्यक्ष द्वारा ली गई बैठक के बाद गरमाई राजनीति। महापौर ने लिखा आयुक्त को पत्र। बता दें कि नगर निगम में नवनिर्वाचित सरकार बनने के बाद नगर निगम राजनीति का अखाड़ा बन चुका है। 23 वर्ष बाद महापौर के सिंहासन पर कांग्रेस ने कब्जा तो कर लिया, लेकिन परिषद अध्यक्ष का सिंहासन भारतीय जनता पार्टी से नहीं छिन पाया। दोनों ही जनप्रतिनिधियों की ओर से नगर के विकास की बातें तो की जा रही है, पर अधिकारों को लेकर अभी भी शक्ति प्रदर्शन का दौर बदस्तूर जारी है। सरकार बनने के बाद एक बार परिषद की बैठक हुई, लेकिन 2 दिन पहले परिषद अध्यक्ष के द्वारा पार्षदों एवं अधिकारियों की बैठक ली गई। बैठक में परिषद अध्यक्ष के द्वारा ये कहा गया कि जिस कार्य का भूमि पूजन पूर्व में हो चुका है उसका दोबारा नहीं होगा। साथ ही अन्य निर्देश भी जारी किए गए। इधर महापौर अजय मिश्रा बाबा ने एक पत्र आयुक्त के नाम लिखकर परिषद अध्यक्ष को आईना दिखाने का काम किया है। उन्होंने नगर निगम के अधिनियम 1956 का हवाला देते हुए अध्यक्ष के अधिकार एवं सीमाएं बता दी हैं। इधर जनप्रतिनिधियों के बीच चल रहे शक्ति प्रदर्शन का असर अधिकारियों पर साफ दिखाई दे रहा है। अधीक्षण यंत्री एसके चतुर्वेदी से जब ये पूछा गया कि बिना कार्यादेश के भूमि पूजन पूर्व में कैसे हो गया, तो वह भी कुछ कहने से कतराते रहे। आज महापौर अजय मिश्रा बाबा के द्वारा वार्ड क्रमांक 15 में नाला निर्माण के लिए 41 लाख एवं 17 लाख का 2 अलग अलग भूमि पूजन किया गया, जिसका कार्यादेश 8 अगस्त को हुआ है, लेकिन इसका भूमि पूजन पूर्व में भी हो चुका है। क्यों और कैसे, अब ये तो नगर निगम के प्रशासनिक अधिकारी ही बता सकते हैं। अब देखा ये जा रहा है कि नगर निगम का चुनावी युद्ध भले ही समाप्त हो चुका हो, लेकिन शक्ति प्रदर्शन का दौर अभी भी बदस्तूर जारी है। प्रस्तुत है प्राप्त जानकारी के अंश। अलग वो चीज़ें चल रही है, ऐसे में कैसे नगर का विकास होगा, क्या मानते हैं? कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है। धारा 18A में 18A में सब वर्णित है कि अध्यक्ष की क्या शक्तियां हैं। उन्हें सिर्फ परिषद के सिवाय कोई शक्ति वर्णित नहीं है। ये तो और अध्यक्ष जो होता है वो 45 वार्ड का 45 पार्षदों का सम्मान निष्पक्ष एक पद होता है, संवेदनशील होता है। वो न भाजपा का होता है और न कांग्रेस का होता है, न किसी दल का होता है। वो सारे लोगों के लिए अध्यक्ष मनोनीत किए जाते हैं। पर रीवा में ये जो परंपरा डाली गई अभी कि ये पहली बार हुआ, उसका सिर्फ एक ही कारण है कि महापौर जनता ने अपना चुन लिया। इस बार रीवा में जो महापौर बना वो जनता का महापौर बन गया, जो गली गली में घूम के लोगों की सेवाएं कर रहा है। लोगों के लिए जहां पानी भर रहा हो जल निकासी हो रही है, पीने की पानी की व्यवस्था हो रही है, नाली बनवाने की बात चल रही है, सड़कों की बात चल रही है। तो इससे भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ के नेता हैं वो अपने आप को बैकफुट में समझ रहे हैं, और उसके कारण उन्होंने ये नई परिपाटी डाली जो कि विधि विरुद्ध है। इसके लिए हमने कमिश्नर को एक पत्र कल जारी किया है। पत्र जारी करके आपने आईना दिखाने का कार्य किया है। ये बताइए, क्या कार्यादेश जारी होने से पहले किसी भी चीज़ का भूमि पूजन किया जा सकता है? 300 से ऊपर भूमि पूजन रीवा में रीवा विधायक ने नगरीय निकाय चुनाव के पहले एक डमरू बजाकर किया। बिना कार्यादेश का कोई भी भूमि पूजन अगर किया गया है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब तक कार्यादेश संविदा कारक द्वारा नहीं करा जाएगा और विभाग द्वारा संविदा कारक द्वारा जब तक अनुबद्ध नहीं किया जाएगा और विभाग द्वारा जब तक कार्यादेश जारी नहीं किया जाएगा तब तक वो निविदा पूर्ण नहीं मानी जाती। उस विभाग के संबंधित MIC मेंबर और महापौर की उपस्थिति में एक नारियल फोड़ के 15 रुपए का हम भूमि पूजन करेंगे। ये जो ताम झाम करके रीवा विधायक ने भूमि पूजन किया, लाखों रुपए उन्होंने लगाए, और जो उनके परिषद के अध्यक्ष ने बोला, रीवा नगर निगम के परिषद अध्यक्ष ने जो बोला, इतनी गलत बात उन्होंने किया कि भूमि पूजन दोबारा नहीं किए जाएंगे। पहली बात ये उनको जांच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि भूमि पूजन हुआ है कि नहीं हुआ है। जब तक कार्यादेश जारी नहीं होगा तब तक कोई भूमि पूजन नहीं किया जाएगा। ये अगर उनको ज्ञान नहीं है तो ये ज्ञान उनको लेना चाहिए पहले
नगर निगम के कमिश्नर से उनको पूछना चाहिए कि जो भूमि पूजन महापौर और MIC मेंबर और संबंधित वार्ड के पार्षदों ने किया है उसका कार्यादेश कब जारी हुआ। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।